हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जो हमारा 27 यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन चल रहा है उसका आज हम लेक्चर 6 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 2007 से लेकर के 2009 तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि यूपीएससी ने डायरेक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट से ऑलरेडी पूछ रखा है। इससे पहले हमने 1995 से लेकर के 2006 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है इन 5 लेक्चर में, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है सीरीज, ये हम एक्चुअली हर संडे संडे को डिस्कस करते हैं, लेकिन कल कुछ काम की वजह से ये वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो इसलिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि मंडे को। और कल हमारा जो वीडियो डिस्कशन होगा वो क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस है, कंटेम्प्रोरी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसका जो हम चैप्टर 3 डिस्कशन चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन चल रहा है वो हमारा कुछ यूनिट में डिवाइडेड है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो हिस्ट्री में हमने एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, इन तीनों को कंप्लीट कर लिया है। अभी चल रहा है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट। जब हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पॉलिटी का। जब पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो यूनिट 3 है, ज्योग्राफी। और जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना जो यूनिट 4 है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इसी में आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा यूनिट 5 होगा, यूनिट 5 वो होगा हमारा सी सेट का, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जिसमें आपको 33% लाने होते हैं। तो हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर जो डिस्कशंस है, आप जब अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस के लिए, तो उसमें आप सबसे पहले दो चीज पे फोकस किया जाता है। पहला होता है आपका सिलेबस, सिलेबस के बाद होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। इन दोनों से ये पता चलता है कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से सिलेबस हम अपना कम टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सीरीज देखते हैं, या जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करते हैं, तो उसमें से हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को निकालते हैं जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चंस हिस्ट्री में पूछे गए हैं 190 इन 27 साल में, तो सिर्फ मिड इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे गए हैं। 108 क्वेश्चंस पूछे गए हैं किसमें से? मिडिवल से। 121 के अप्रॉक्स पूछे गए मॉडर्न से। तो इस तरीके से हमें आइडिया लग जाता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन या इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है। तो इसीलिए जो हमेशा जो अगर जब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में, तो इसीलिए एनालाइज किया जाता है जिससे कि हम कम टाइम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है ताकि हम एग्जाम इजीली क्रैक कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पहले एनालाइज करते हैं। तो ये जो हमारा डिस्कशंस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस का, जिसमें हम 27 ईयर के क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स के, तो ये सिर्फ यूपीएससी के लिए नहीं, हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि अभी रिसेंटली यूपीएससी के द्वारा एक ईपीएफओ का फॉर्म रिलीज किया गया है। उसमें आपको एक सिलेबस देखोगे तो वो उसमें आपको एक इंडियन नेशनल मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप जब यहाँ से टॉपिक क्वेश्चंस पेपर जब इसके एनालाइज करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आपको एक पूरा आइडिया पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या-क्या रहने वाला है इंडियन नेशनल मूवमेंट में। वैसे ये सारे ही जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका हर एक टॉपिक क्या है, ऑल टॉपिक क्या है, आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हर संडे संडे को 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर को जो यूनिट वाइज डिवाइडेड है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और मंडे से लेकर के सैटरडे तक हम अभी पॉलिटी डिस्कस करें, जिसमें से 6th क्लास से लेकर के क्लास 12 तक का जो, यानी कि 11 तक कंप्लीट हो गया, अभी हमारा 12th क्लास चल रहा है। जब 12th क्लास का फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड बुक है, थर्ड पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट यानी कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक डिस्कस कर लिया विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ। प्रीलिम्स बेस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ आप वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको इन दोनों पार्ट का एक टेस्ट, 2 टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं।
तो आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो लेक्चर हमारा 6th रहने वाला है, उसमें हम 2007 से लेकर के 2009 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट संडे हम 2010 से लेकर के 2012 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उसमें से आपको ये बताना है कि किस यानी कि किसने जन आक्रोश की लाहौर पैदा की जिसके कारण जलियांवाला बाग में अंग्रेजों ने नरसंहार किया था। यानी कि ऐसा कौन सा एक्ट था जिसके वजह से लोगों ने अपना आक्रोश प्रदर्शन किया था और उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा जलियांवाला बाग नरसंहार किया गया था। तो ऑप्शन ए है द आर्म्स एक्ट, ऑप्शन बी है द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ऑप्शन सी है रोलेट एक्ट और ऑप्शन डी है द वर्नाक्यूलर एक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपका ऑप्शन। इससे पहले आप करेक्ट आंसर देखने से पहले आप कोशिश करें कि इसका जो राइट आंसर है वो या तो आप अपने कॉपी या एक किसी पेज में लिख लें या आप उसका आंसर करेक्ट आंसर जो आपके अकॉर्डिंग है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके बाद आप चेक करें कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन सी यानी कि रोलेट एक्ट। जब अंग्रेजों के द्वारा रोलेट एक्ट पास किया गया था 13 अप्रैल 1990 में, तो उस टाइम पे अमृतसर के अंदर काफी ज्यादा क्या देखने को मिला था, लोगों का आक्रोश देखने को मिला था, गुस्सा देखने को मिला था, जिसके वजह से जिस गुस्से को दबाने के लिए अंग्रेजों के द्वारा क्या है अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला था। मतलब कि जैसे ही रोलेट एक्ट हुआ था 13 अप्रैल 1990 को क्या हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा जलियांवाला बाग नरसंहार किया गया था ताकि वो जो आक्रोश है उसको वो दबा सके। रोलेट एक्ट पास किया गया था मार्च 1919 को, जो कि जिसमें क्या कहा गया था कि किसी भी पर्सन को बिना किसी ट्रायल के कन्वेंशंस के क्या किया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इसी का प्रदर्शन जब लोगों के द्वारा किया गया, प्रोटेस्ट किया गया, तो हमें क्या देखने को मिला, इसके जलियांवाला बाग मैसर यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला, जो कि अंग्रेजों के द्वारा एक सबसे बड़ा और क्रूर हमारे इतिहास का, अगर हम अपने इतिहास की बात करते हैं तो उसमें एक सबसे काला दिन माना जाता है किसको, जलियांवाला बाग नरसंहार को। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे, बूढ़े, यंग चाइल्ड सबको अंग्रेजों के द्वारा क्रूरता तरीके से गोली मारने का आदेश दे दिया गया था। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1990 को हुआ था और रोलेट एक्ट मार्च 1990 को पास हुआ था और ये इसी के अगेंस्ट में किया गया। लोगों का एक आक्रोश का लहर था जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक नरसंहार हमें देखने को मिला था, इस आक्रोश को रोकने के लिए किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट इज सत्याग्रह इन इंडिया। यानी कि आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए, 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से किस स्थान पर महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है अलीमाबाद, ऑप्शन बी है आपका बारडोली, ऑप्शन सी है चंपारण, ऑप्शन डी है खेड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी चंपारण। महात्मा गांधी ने जो अपना पहला सत्याग्रह किया था वो किया था 1917 में। महात्मा गांधी भारत कब आए थे ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो महात्मा गांधी की जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया गया था वो 1917 में किया गया था बिहार के चंपारण गांव में। राजकुमार शुक्ल ने उनसे अनुरोध किया था कि वे चंपारण में इंडिगो प्लांट्स द्वारा जो गरीब किसानों की जो समस्या है उस पर वो ध्यान दे, और इसीलिए महात्मा गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह किया गया था वो चंपारण में किया गया था। किसके रिक्वेस्ट पे, यानी कि किसके यानी कि किस व्यक्ति के अनुरोध पे किया गया था, तो ये किया गया था राजकुमार शुक्ल के। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए एक गीत है अमर सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश के मुक्त संग्राम को प्रेरित किया गया था और इसने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में आज अपनाया गया है। तो ये किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है रजनीकांत सेन, ऑप्शन बी है द्विवेदी लाल राय, सी है
मुकुंद दास और ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका आंसर बहुत ही ज्यादा इजी है। आई होप कि आपका ये आंसर सही गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही 1905 में लिखा गया था अमर सोनार बांग्ला, जो कि आज के टाइम पे बांग्लादेश की क्या है, राष्ट्रीय गान है। अगर हम बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, तो दो देशों का राष्ट्रीय गीत उनके द्वारा लिखा गया है। एक हमारी कंट्री इंडिया का, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग जन गण मन, और दूसरा लिखा गया था किसका, बांग्लादेश का। तो उनके द्वारा दो देशों की राष्ट्रीय गीत लिखी गई, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर। अब बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस के। ये 2008 में पूछा गया था। वो दो बाकी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस किया वो 2007 के क्वेश्चंस थे। इसमें आपको ये बताना है कि किस व्यक्ति के द्वारा जो नाइटहुड है की जो उपाधि है उसको स्वीकार करने से मना कर दिया गया, और भारत के राज्य सचिव की जो परिषद में से एक पद स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया गया। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है एमजी रनाडे, ऑप्शन सी है केजी गोखले, और ऑप्शन डी है बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि केजी गोखले। 1905 यानी कि 1905 में गोखले के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। जब इंडियन सर्वेंट ऑफ यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई, उनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था टाइटल ऑफ नाइटहुड, एंड उनके द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया था जो पोजीशंस उन्हें दी जा रही थी काउंसिल ऑफ स्टेट की। तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि केजी गोखले। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2008 का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि जब हमारा देश यानी कि ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, उस टाइम पे किसके द्वारा राइज किया गया था फ्री इंडिया लीजन लीगन, यानी कि फ्री इंडिया यहाँ पे हो जाएगा आपका फ्री इंडिया लेगेशन लेगेशन यानी कि हो जाएगा आपका लेगेशन। तो ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी है रास बिहारी बोस, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, और ऑप्शन डी है पीडी सावरकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। जनवरी 1942 में जो हमारा प्रोपोगंडा चला था, मिनिस्ट्री अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि जिसे हम कहते हैं जय हिंद, इन बरेली के अंदर। यानी कि जनवरी 1947 में प्रचार मंत्रालय ने बरेली में भारतीय राष्ट्रीय सेना जय हिंद का गठन किया था। जुलाई 1942 के अंत में 300 स्वयंसेवकों को जर्मन सेना की वर्दी जारी की गई थी, जिसमें दाहिने हाथ पर एक बैज लगा हुआ था, जिसने में भारतीय तिरंगे पर एक उछलता हुआ बाघ दिखाया गया था, जो कि फ्रीज इंडिया से घिरा हुआ था। पुरुषों को तब आधिकारिक तौर पर फ्री इंडिया लीजन नाम दिया गया था। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन 2008 में ही पूछा गया। क्वेश्चन से पूछा गया है कि वायसराय कार्यकारी जो परिषद के जो पुनर्गठन का जो सुझाव है वो किसके द्वारा दिया गया था, जिसमें युद्ध सदस्यों सहित सभी विभागों को भारतीय नेताओं द्वारा धरना किया जाना था। ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है शिमला सम्मेलन, ऑप्शन सी है आपका क्रिप्स प्रपोजल यानी कि क्रिप्स प्रस्ताव, और ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि शिमला कमीशन। जून 1945 में शिमला में वायसराय लॉर्ड वाबले द्वारा क्या एक सुझाव दिया गया था, जिसमें वेवेल्स योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि शिमला कॉन्फ्रेंस, शिमला सम्मेलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि न्यू लैम्प्स फॉर फोल्ड नामक की जो एक लेख है, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसमें, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, जो कि एक आर्टिकल था इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीरीज का। ये बताना है कि किसके द्वारा ये मॉडरेट यानी कि ये जो यानी कि
किस पॉलिटिक्स के द्वारा ये मॉडरेट किया गया था, यानी कि जो हमारा न्यू लैंड्स फॉर ओल्ड नामक लेखक की जो श्रृंखला है वो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की किस उम्मीदवार राजनीतिक व्यवस्था के आलोचक ने की थी। तो ऑप्शन ए है अरविंदो घोष, ऑप्शन बी है आरसी दत्त, ऑप्शन डी है सैयद अहमद खान और ऑप्शन डी है वीर राघवचारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए यानी कि अरविंदो घोष। केजी देश पांडे, अरविंदो घोष ने कैम्ब्रिज के दोनों क्या थे, दोनों के एक मित्र थे। बॉम्बे बॉम्बे से प्रकाशित एक साप्ताहिक इंद्रप्रकाश में भारी यानी कि प्रभावी थे। उन्होंने श्री अरविंदो के वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर लेख लिखने का अनुरोध किया था और श्री अरविंदो ने न्यू लैंड फॉर ओल्ड शीर्षक के तहत क्या उग्र लेखों की एक श्रृंखला उनके द्वारा लिखी गई थी, यानी कि शुरू की गई थी। और इसका जो यानी कि जो उदारवादी नीति था के लिए क्या है कांग्रेस की कड़ी आलोचना की गई थी। इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए यानी कि अरविंदो घोष। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2008 का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि किस भारत के यानी कि आप बात करते हैं किसने भारत के अंग्रेजी औपनिवेशिक नियंत्रण की आलोचना की थी। यानी कि अगर हम बात करते हैं यूएन ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए है आपके पास आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी है बद्रू यानी कि बद्रू बदरुद्दीन तैयबी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बुक लिखा गया था प्रॉपर्टी एंड अन यानी कि यू एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने उसी में उनके द्वारा जो ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल है भारत के अंदर उनका क्रिटिसाइज किया गया था। तो इसलिए जिसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2008 का ही क्वेश्चन है, 2008 में ही पूछा गया था। इसमें ये बताना है कि रोलेक्ट एक्ट के समय भारत के वायसरॉय कौन थे। ऑप्शन ए है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन बी है लॉर्ड रीडिंग। यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी वो मैं करेक्ट कर दूंगा। ऑप्शन सी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड और ऑप्शन डी है लॉर्ड वेवली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड्स क्लैम्सफोर्ड। 1916 से लेकर के 1921 तक जो गवर्नर जनरल के पोस्ट पे जो काम किया था भारत के अंदर वो किसके द्वारा किसने किया था, तो लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड के द्वारा किया गया था। और 1990 में जो रोलेक्ट एक्ट पास हुआ था उस टाइम भारत के भी यानी कि जो उस टाइम पे जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड क्लैम्सफोर्ड। इसलिए जिसका करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2008 में ही पूछा गया था। इसमें से आपको बताना है कि हमारे जो चार ऑप्शन है आपके पास उसमें से किसने पेशे से शिक्षित है, यानी कि पेशे से शिक्षक थे। यानी कि कौन इन चार ऑप्शंस में से कौन प्रोफेशन से टीचर थे और जिसे गांधीवादी अनुयायी भी थे। और वो क्या थे, गांधीवादी अनुयायी यानी कि गांधीयन फॉलोवर्स भी थे। ऑप्शन है आपके पास ए एन सिन्हा, ऑप्शन बी है ब्रज किशोर प्रसाद, ऑप्शन सी है जेपी कृपलानी और ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी यानी कि जेपी कृपलानी। अगर बात करते हैं फॉलोइंग दिस एजुकेशन एट फर्ग्यूसन कॉलेज इन पुणे, कृपलानी वर्क एट द स्कूल टीचर बिफोर ज्वाइनिंग द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ फॉलोइंग गांधी एंड रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यानी कि पुणे के अगर हम बात करते हैं पुणे के क्या थे, वो पुणे के एक फर्ग्यूसन कॉलेज में वो अपनी शिक्षा के बाद दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के वापस आने के बाद स्वतंत्र भारत में शामिल होने से पहले कृपलानी क्या थे, वो एक स्कूल के शिक्षक के रूप में काम करते थे। वे अंग्रेजी और इतिहास के भी प्रोफेसर थे। कृपलानी जी के द्वारा 1970 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्होंने गांधी जी के संपर्क यानी कि गांधी जी के संपर्क में आए थे, इसीलिए वो गांधी जी के भी फॉलोवर थे। इसलिए आज का जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी यानी कि जेपी कृपलानी।
अगला क्वेश्चन है, ये भी 2008 का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि किसके द्वारा एक पत्रिका अबुल कलाम आजाद द्वारा निकाली गई थी, यानी कि कौन सी एक पत्रिका अबुल कलाम आजाद के द्वारा निकाली गई थी। ऑप्शन ए है अल हिलाल, ऑप्शन बी है कॉमरेड, ऑप्शन सी है भारतीय समाजशास्त्री यानी कि इंडियन सोशलिस्ट, और ऑप्शन डी है जमींदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि अल हिलाल। अल हिलाल भारतीय नेता मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा स्थापित किया गया एक समाचार पत्र था, और भारत में ब्रिटिश राज की आलोचना के लिए एक माध्यम के रूप में इसे इस्तेमाल किया गया था। अखबार में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कारण की भी पुष्टि की गई और भारतीय मुसलमानों को आंदोलन में शामिल होने के लिए यानी कि प्रमोट यानी कि उनको मोटिवेट प्रोत्साहित किया गया था। 1914 में 1914 के प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग के तहत इस अखबार को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2008 का ही क्वेश्चन है। इसमें यह बताना है कि दिसंबर 1859 में भारतीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है अहमदाबाद, ऑप्शन बी है बॉम्बई, ऑप्शन सी है कलकत्ता, और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि बॉम्बई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर फॉर्म की बात करें तो वो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था, और इसका जो पहला सेशन था जो कि किसके अंडर के यानी कि प्रेसिडेंटशिप के अंदर हुआ था, तो डब्ल्यू सी बनर्जी के प्रेसिडेंटशिप के अंदर हुआ था, और इस पहला सेशन का हुआ था मुंबई के अंदर ही हुआ था। इसलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि बॉम्बई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी 2008 का ही है। इसमें आपको ये बताना है कि शुभ ए आजादी पोयम किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है सहकारी सहकारी लुधिया यानी कि लुधियावानी, ऑप्शन बी है आपके पास फैज अहमद फैज, ऑप्शन सी है मोहम्मद इकबाल, और ऑप्शन डी है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि फैज अहमद फैज के द्वारा। शुभ ए आजादी यानी कि अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता की सुबह भारत के विभाजन के बाद अगस्त 1947 में लिखी गई थी, और किसके द्वारा लिखी गई थी, फैज अहमद फैज के द्वारा ही ये कविता लिखी गई थी। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपके पास, ऑप्शन बी, यानी कि फैज अहमद फैज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपके पास दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट आपके पास अभिकथन के रूप में और दूसरा उसके रीजंस के रूप में, और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताने इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं एसिस्ट्रेशंस के बारे में, यानी कि अभिकथन के बारे में अगर बात करते हैं, वो ये कहता है कि जितने भी जो प्रांत है यानी कि सभी प्रांत में कांग्रेस मंत्रालय ने वर्ष 1939 में इस्तीफा दे दिया था, और इसका कारण ये था कि दूसरा जो वर्ल्ड वॉर था यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संदर्भ में वायसराय द्वारा जर्मनी के विरुद्ध में युद्ध की घोषणा करने के निर्णय को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन है ऑप्शन ए है कि हमारे पास एसिस्ट्रेशंस और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेशंस करता है एसिस्ट्रेशंस का। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों करेक्ट है, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी है ए सही है, आर गलत है, यानी कि एसिस्ट्रेशन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन डी है एसिस्ट्रेशन गलत है, रीजन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा एसिस्ट्रेशन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। सितंबर 1939 में जो वायसराय ने बिना किसी भारतीय नेता से परमिट लिए या सलाह लिए एक तरफा घोषणा कर दी थी कि भारत जर्मनी के साथ युद्ध में है, यानी कि भारत जर्मनी के अगेंस्ट में युद्ध करेगा। विरोध में कांग्रेस मंत्रालय ने अक्टूबर 1939 को क्या है इस्तीफा दे दिया था, और मुस्लिम लीग ने इसे मुक्त दिवस के रूप में भी घोषित किया गया था। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है, विंडो भावे वाज चूजन एज द फर्स्ट सत्याग्रह, हु वाज सेकंड, यानी कि
व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही के रूप में चुना गया था, और दूसरे व्यक्ति कौन थे जिसे चुना गया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है श्री गोपालाचारी, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। और अगर हम सत्याग्रह की बात करते हैं, जो हमारा इंडिविजुअल सत्याग्रह है वो अक्टूबर 1940 में स्टार्ट हुआ था। और पहला जो इंडिविजुअल सत्याग्रह के जो पर्सन चुने गए थे वो कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? हमारे पंडित, पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको चुने गए थे। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास एक स्टेटमेंट है रिगार्डिंग किसके? क्रिप्स, यानी कि जो हमारा क्रिप्स प्रपोजल है उसके रिगार्डिंग में दो स्टेटमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, यानी कि क्रिप्स प्रपोजल में ये इंक्लूड किया गया था कि भारत को पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि संविधान निर्माता निकाय का निर्माण करेगी। तो अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ यानी कि वन और टू, और ऑप्शन डी है ना तो वन ना तो टू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा सिर्फ दूसरा ही स्टेटमेंट गलत है। सॉरी, दूसरा ही स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अगर हम बात करते हैं क्रिप्स प्रपोजल का, तो इसमें इन पूरे भारत को इंडिपेंडेंस इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन भारतीय संघ को प्रभुत्व का दर्जा इसमें पेश की गई थी, यानी कि दर्जा देने की पेश की गई थी। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनियन स्टेटस के प्रावधान पर आपत्ति जताई थी, और युद्ध के बाद एक नया संविधान बनाने के लिए भी संविधान सभा बुलाई गई थी। इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2009 में पूछा गया था। तो इसमें आपको ये बताना है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यानी कि ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, अरुणा सफी अली जो कि एक मेजर ह्यूमन ऑर्गेनाइजर थी, किसके बारे में? अंडरग्राउंड एक्टिविटी। वो किस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा असफ अली भूमिगत गतिविधियों की जो एक मुख्य महिला किस संगठन की थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है सिविल अवज्ञा आंदोलन, यानी कि आपको बताना है सिविल आपको यानी कि सबनी अवज्ञा आंदोलन। दूसरा है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, तीसरा है क्विट इंडिया मूवमेंट, और ऑप्शन डी है स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया, इसमें क्या है, जो हमारी अरुणा आसिफ अली थी, अंग्रेजों के द्वारा उनपे 5,000 का अवार्ड रखा गया था यदि कोई व्यक्ति उनको पकड़वाता है तो। बाद में उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड गोल्ड लेडी भी कहा जाने लगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन, यानी कि अगला क्वेश्चन है, ये भी 2009 का ही है। तो इसमें आपको ये बताना है कि किसमें, यानी कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? ऑप्शन ए है जेम्स रमाडे, यानी कि जेम्स रामेसे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन बी है आपके पास स्टेलिन बॉल्डविन। ऑप्शन सी है नेवली नेवली चैम्बरलैन, और ऑप्शन डी है विस्टन चर्चिल। तो आपको बताना है कि किस प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि विस्टन चर्चिल। मार्च 1942 में वेस्टर्न चर्चिल के द्वारा अगर हम बात करते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, यानी कि स्टैफोर्ड क्रिप्स वाज सेंट टू इंडिया, भारत में क्या है, क्रिप्स प्रस्ताव प्रपोजल्स को, क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। और भारत इसलिए भारतीय समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या है, संवैधानिक प्रस्ताव के साथ एक मिशन भारत में भेजा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये भी 2009 का ही क्वेश्चन है। इसमें ये बताने की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलेक्ट एक्ट के लिए लोकप्रिय आक्रोश। ऑप्शन ए है आपके पास, इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम कर दिया था।
ऑप्शन बी है, इसने भारतीय पारंपरिक जो शिक्षा थी, भारत की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसको खत्म कर दिया था, यानी कि उसको दबा दिया था। तीसरा है आपके पास, इसने सरकार को बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिए यानी कि अधिकृत कर दिया था। और ऑप्शन डी है आपके पास, इसने ट्रेस्ट यूनियन गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है। यानी कि रोलेट एक्ट का जो लोगों का जो आक्रोश था, इसका जो मेन कारण था वो यही था कि इसमें बिना मुकदमे के लोगों को कैद करने के लिए अधिकृत किया गया था। इसीलिए 13 अप्रैल 1990 को जलियांवाला बाग मैसूर हत्याकांड हमें नरसंहार देखने को मिला। और मार्च 1919 को क्या है, इंडियन रोलेट एक्ट यानी कि रोलेट एक्ट पास हुआ था और इसी के लिए लोगों ने आक्रोश किया था। और इस आक्रोश को दबाने के लिए अंग्रेज के द्वारा अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को क्या है, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी किया गया था, यानी कि नरसंहार किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, आ- इसमें ये बताने की जो दांडी मार्च है, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। ऑप्शन ए है होम रूल मूवमेंट, यानी कि होम रूल आंदोलन। ऑप्शन बी है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ऑप्शन सी है सविज्ञा यानी कि सवनीय अभिज्ञा आंदोलन। और ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि सवनीय अभिज्ञा आंदोलन। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने 72 पीपल्स के साथ, यानी कि 72 लोगों के साथ मिलकर के साबरमती आश्रम से मार्च में शुरू किया था। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी, यानी कि जो तटीय गुजरात में वो पहुंचे थे और दांडी में मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ो और दीवानी आंदोलन की शुरुआत की घोषणा की थी। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपके पास ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में आपको ये बताना है, करो या मरो का जो नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था वो किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, किस मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए है स्वदेशी मूवमेंट। ऑप्शन बी है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ऑप्शन सी है सविज्ञा यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, उसके दौरान में करो या मरो का आह्वान किया था, स्लोगन दिया था। और उन्होंने कहा था कि हम या तो भारत को स्वतंत्र करा करके रहेंगे या इसके प्रयास में हम अपनी जान, यानी कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे, हम जीवित नहीं रहेंगे। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है, ये इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ऑप्शन सी है एम एन जोशी के द्वारा। ऑप्शन डी है जे बी कृपलानी के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1980 में स्थापित किया गया था और किसके द्वारा किया गया था, महात्मा महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम यानी कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को और किस दिन के नाम से हम जानते हैं, या वो दिन और किस नाम के लिए प्रसिद्ध है। आपके पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है कि स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कलकत्ता टाउन हॉल में की गई थी। ऑप्शन बी है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक इफेक्ट, यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ था। ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी की यानी कि घोषित। और ऑप्शन सी है आपके पास लोकमान्य तिलक ने पुणे में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि बंगाल का विभाजन हुआ था। अगर हम बात करते हैं 16 अक्टूबर 1905 में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। इस दिन वो पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लोगों ने उपवास किया था, गंगा में स्नान किया था और वंदे मातरम गाते हुए उन्होंने जुलूस में नारे यानी कि नंगे पैर चले थे।
लोगों ने बंगाल के 2 हिस्सों की एकता के प्रतीक के रूप में भी इससे राखी बांधी थी। इसीलिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है, वो है ऑप्शन बी, यानी कि पार्टीशंस ऑफ बंगाल टू इफेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 2007 से लेकर के 2009 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। नेक्स्ट संडे हम 2010 से लेकर के 2012 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज जो भी हमने प्रीवियस ईयर यूपीएससी क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया इंडियन नेशनल मूवमेंट का, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।